9:45 का टाइम है और 9:54 हो गया, और आज भी अभी भी बच्चे पूरे आए नहीं। कहाँ हैं? ये कम तो रहते हैं, पर अभी ट्रायल चल रहा है। चलिए, तो बेटा हमने सेकंड ग्रुप का एडवांस अकाउंट का, जिसका नाम एडवांस अकाउंट है पर है एक्चुअल में वो ऑर्डिनरी अकाउंट, उसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसमें आगे बढ़ते हैं कि बायबैक के बारे में हमने कल समझा था कि बायबैक कहाँ कहाँ से हो सकता है, बायबैक कैसे हो सकता है। उसके लिए सेक्शन 68 क्या कहता है कि बायबैक या तो हो सकता है आउट ऑफ, या तो फ्रेश इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर मतलब जो शेयर बायबैक करने जा रहे हैं उसके अलावा। मैंने इजी करने के लिए कह दिया कि आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके भी आप उस मनी से बायबैक कर सकते हो। एक तो हमने ये पढ़ा था और उसको आज समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। दूसरा, आउट ऑफ प्री रिजर्व्स एंड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि बायबैक तीन तरह से हो सकता, तीन जगह से हो सकता है। तो एक तो आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, दूसरा आउट ऑफ फ्रीजर, तीसरा आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां से बायबैक हो सकता है। अब बायबैक ये तो हमने सेक्शन 68 में पढ़ा है, 68(1) में, इसको हम लिख भी लेंगे अभी एट लास्ट, सबसे लास्ट में लिख लेंगे। उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि बायबैक अधिक से अधिक कितना हो सकता है, एक कंपनी कितना बायबैक कर सकती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज पढ़ने वाले हैं कि कंपनी कितने शेयर्स बायबैक, कंपनी एक साथ बहुत ज़्यादा शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, बल्कि उसकी एक लिमिट दी है कि इससे ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं होंगे। वो हमें आज पढ़ लेना है। आई होप आपको बायबैक का पता तो होगा कि बायबैक में कंपनी क्या करती है, अपने ही इक्विटी शेयर्स खरीद कर उन्हें कैंसिल कर देती है। अपने ही इक्विटी शेयर खरीद कर उन्हें कैंसिल करने को ही बायबैक कहते हैं। ठीक है। हाँ, यहां पर एक रूल और है, उसको समझाने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा, और मैं पहले चैप्टर में जल्दबाजी नहीं चाहता, कोई भी चीज़ रटना नहीं चाहता, रटवाना नहीं चाहता हूं, बल्कि आपको समझाना चाहता हूं कि बायबैक के बाद यदि बायबैक होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बायबैक होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब अदर देन फ्रेश इशू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर बायबैक हो रहे हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में भेजना होता है। एक रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। ये भी सेक्शन 68 में ही मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 68 में ही ये बात लिखी गई है। अब ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अभी तो आपने से सुना है, और सुना भी ठीक से नहीं होगा, कि यदि आप बायबैक कर रहे हैं आउट ऑफ रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपको उतना अमाउंट जितना आप बायबैक कर रहे हैं आउट ऑफ फ्रीजर या आउट ऑफ प्रीमियम, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर भी करना होगा। ठीक है। तो ये क्यों करना होगा, इसको समझाने में मुझे अच्छा खासा वक्त लगेगा। सीआरआर उन स्टूडेंट को शायद पता हो जो पढ़ चुके हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पर मैं मान के चलता हूं कि वो सब भूल चुके, पढ़ा है लेकिन हम जानते हैं मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम 15 दिन बाद भी वो चीज़ याद रख पाएँ कि हमने क्या पढ़ा था, सीआरआर क्यों बनता है। तो मैं आपको आज फिर जीरो से बताना, क्योंकि नए स्टूडेंट भी हैं और जो पुराने भी हैं उनको भी नया मान के ही चल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको भी अभी इतनी चीज़ एकदम से याद नहीं होती। तो देखिए बेटा, अब ये जो रूल है उसको मैं लिखवाऊंगा कि सीआरआर बनाना, पर सीआरआर क्यों बनाना ये जानना चाहेंगे तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा, और न जाना चाहेंगे बस इतना ध्यान रख सकते हो कि जब भी रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर हो
तो जितना बायबैक हो रहा है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, उतना अमाउंट आपको सीआरआर में भेजना पड़ता है। न जानोगे तो 1 घंटा बच जाएगा, और जानना चाहोगे तो पूरा 1 घंटा इस पे लग जाएगा कि सीआरआर क्यों बनता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं कि सीआरआर क्यों बनाया जाता है, सीआरआर बनाने का रीजन क्या है। ठीक है, बाय सीआरआर सब लिखेंगे अपन, मतलब ये कि सीआरआर बनाना पड़ता है सब रूल में लिखवाऊंगा, लेकिन क्यों बनाना है वो देखिए। देखिए क्या होता है, हाँ देखिए, ये आपको पता है कि फ्री रिजर्व मतलब, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व जिनसे कंपनी जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, जो डिविडेंड बांटने के लिए उपलब्ध है, जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो वो रिजर्व को कहा जाता है फ्री रिजर्व, जिससे डिविडेंड दिया जा सकता है, डिविडेंड बांटा जा सकता है, वो डिविडेंड के लिए फ्री है, वो फ्री रिजर्व है। क्या ये आपको पता था? अच्छा, डिविडेंड बांटना मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट उनके घर पहुंचाना। जैसे पार्टनरशिप में ड्राइंग होती है ना, बिल्कुल कंपनी में वैसा डिविडेंड है। आप पार्टनरशिप में ड्राइंग और कंपनी में डिविडेंड एक चीज मान लो। बस पार्टनरशिप में क्या होता है, कंपनी पार्टनरशिप में पार्टनर को जो प्रॉफिट हुआ है वो उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो प्रॉफिट घर नहीं ले जाएंगे वो। तो उनके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ वो पार्टनर विड्रॉ करेगा, वो हम उसको कहते हैं ड्राइंग, पर एक्चुअल में तो वो क्या है, प्रॉफिट का विड्रॉवल। तो ड्राइंग इट सेल, ड्राइंग मीन्स प्रॉफिट का विड्रॉवल। तो कंपनी में ड्राइंग तो होती नहीं है, तो कंपनी में फिर क्या होता है, कंपनी में प्रॉफिट जो होता है वो सारे शेयर होल्डर को इक्विटेबल बेसिस पर उनको बांट देते हैं कि ये लो, आपका आपने शेयर 2000 खरीदे, ये आपका इतना प्रॉफिट में आपका हिस्सा इतना बनता है, ये उस हिस्से में से इतना हम आपको आज दे रहे हैं। आपके पास इतने शेयर हैं, आपके पास 1000 शेयर ही है, तो जितना इनको प्रॉफिट दिया, डिविडेंड दिया, उससे आधा इनको दे देंगे। इनके पास 500 शेयर ही है, तो उनको इनसे भी आधा दे देंगे। तो मतलब हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही कहा जाता है डिविडेंड। तो कंपनी सारे प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांट सकती, सारे प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं होते कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया डिविडेंड बांट दो, ऐसा नहीं है। जैसे कंपनी को प्रॉफिट के फॉर्म में, जैसे मैं कंपनी हूं, मैंने 100 रुपए का शेयर 120 में इशू किया, 20 रुपए मुझे क्या मिली, सिक्योरिटी। ये मेरे लिए प्रॉफिट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, पर ये प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना अलाउड, क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ 5 ही है, और उस 5 में कहीं नहीं लिखा कि इससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता, उससे आप फ्रीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी रिजर्व सरप्लस होता है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी नहीं कभी तो देना है, इसलिए लायबिलिटी में लिखते तो हैं। और वैसे आजकल तो डेफिनेशन बदल गई, उसको इक्विटी में कंसीडर करते हैं। लायबिलिटी की जगह, लायबिलिटी की जगह कंपनी की बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, उसको इक्विटी के फॉर्म में, कि ये ऑनर्स फंड है। तो P&L एक फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है। इनसे आप जब चाहे तब जितना चाहे डिविडेंड बांट सकते हो। तो यहां से बायबैक अलाउड है, और इस सेक्शन 68 में तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक अलाउड है, और सेक्शन 52 में भी सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक अलाउड है। अब सीआरआर क्यों बनता है, यदि हम बायबैक करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो सीआरआर क्यों बनता है वो समझाने के लिए मुझे क्या बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट से डिविडेंड बढ़ सकता है, तो वो प्रॉफिट बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में जो P&L का क्रेडिट बैलेंस दिखाई देता है ना आपको, यदि आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज करें, उसमें यदि बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में P&L दिख रहा है और वो अच्छा दिख रहा है, तो आप ही मान लो कि कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट है, और कंपनी कल को फ्यूचर में लॉस भी हुआ,
कंपनी में, तो भी कंपनी का पुराने प्रॉफिट इतने अच्छे हैं कि उससे वो डिविडेंड बांट देगी। तो डिविडेंड ना बांटने की नौबत नहीं आएगी, डिविडेंड बांटेगी। क्योंकि क्या होता है, यदि कंपनी में डिविडेंड न बढ़े, कई बार डिविडेंड न बढ़े, जैसे डिविडेंड हर साल बांट रही, एक साल न बढ़े, तो उससे मार्केट में उसके रेट कम हो जाते हैं। तो उस केस में फिर कंपनी के शेयर को लॉस होता है। तो डिविडेंड में स्टेबिलिटी होना चाहिए, उसके लिए कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है, P&L है, तो कंपनी में प्रॉफिट है, तो डिविडेंड की स्टेबिलिटी रहेगी, तो मार्केट में रेट कम नहीं होंगे, इसलिए वो कंपनी के शेयर के रेट स्ट्रांग रहेंगे, हमेशा परमानेंट रहेंगे। तो उस केस में वो रिजर्व सरप्लस कंपनी में होना कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करता है। अब कंपनी ने यदि उसी रिजर्व सरप्लस से डिविडेंड बांटने के बजाय क्या कर लिए, शेयर्स बायबैक कर लिए, उसी फ्री रिजर्व से कंपनी ने डिविडेंड बांटने की बजाय शेयर्स बायबैक कर लिए, तो उस केस में कंपनी ने उतना प्रॉफिट कहाँ लगा दिया, बायबैक में लगा दिया। तो अभी यदि उतना फिर बायबैक में लगा दिया, तो उतने प्रॉफिट अब चूंकि बायबैक भी यूज में आ चुके हैं, तो अब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब उससे आप बायबैक कर चुके हो, मतलब उस प्रॉफिट को आप बायबैक में यूज कर चुके हो, तो वो डिविडेंड बांटने के लिए यूज ना हो जाए, तो उसके लिए आपको उस प्रॉफिट को P&L से डेबिट करके एक, अभी भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, अभी भी मैं आपको और बताऊंगा कि CR में रीजन क्रिएट करने का रीजन, पर यह तय है कि वो प्रॉफिट जितना आपने बायबैक में यूज कर लिया वो अब P&L में रहना नहीं चाहिए। अब देखिए, मैं आपको फ्यूचर में आपको रिकॉल करने के लिए पूरी बैलेंस शीट लिखवा रहा हूं, जिसको देख के आप समझेंगे वाई CRR क्यों बनता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, उनको फिर से याद हो जाएगा कि बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी हम बनाया करते थे CRR। जब आप फ्यूचर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो आपको ये काम आएगा कि CRR क्यों बनता है। ठीक है, तो देखिए, आप इसको अभी नोट करेंगे, बाद में नोट करेंगे, बाद में करेंगे, अभी से समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये है बैलेंस शीट नंबर 1। बैलेंस शीट नंबर 1 ये है। बैलेंस शीट नंबर 1 में कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, मतलब 40 लाख। ये 40 लाख रुपीस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, और यहां पर फ्री रिजर्व्स भी हैं। ये अभी 2 मिनट फ्री रिजर्व में नहीं लेता हूं। ये कंपनी ने ये मनी लगा रखी है, मान लो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ये मनी कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। पर मैं इजी करने के लिए आपको यहां पर लैंड दे देता हूं, लैंड। कंपनी ने ये मनी कहां लगा दी, लैंड में, और लैंड में इन्वेस्ट करना उनका मतलब ये बिजनेस में काम आ रही है, एक प्लॉट है जो बिजनेस में काम आ रहा है, तो ये भी बिजनेस एसेट्स है। तो आज ये लैंड, जमीन 40 लाख की कहां से आई, इसकी मनी कहां से बताओ। ये मनी आई इक्विटी शेयरहोल्डर से। ठीक है भाई, ये बैलेंस, अभी आपको ये पता है कि ये लैंड की मनी, लैंड का अमाउंट जो आया है, लैंड खरीदने के लिए अमाउंट जो आया है, वो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है इक्विटी शेयरहोल्डर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ठीक है, अब बैलेंस शीट नंबर 2, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ समय बाद की बैलेंस शीट देखिए बेटा। यह है कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख एज इट इज, वही 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये है कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, और इधर कंपनी के फ्री रिजर्व्स, और यहां पे लेने वाला हूं लैंड ऑफ रुपीज 40 लाख, 40 लाख की जमीन है, और ये मनी जो हमने, मतलब ये एक तरह से यहां पर है P&L का क्रेडिट बैलेंस 10 लाख है। कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट यहां रखा हुआ है बैंक में। 10 लाख का प्रॉफिट जब कमाया होगा,
तो बैंक डेबिट हुआ होगा और पीएनएल क्रेडिट हुआ होगा। प्रॉफिट के डबल इफेक्ट हुए होंगे तो बैंक डेबिट और पीएनएल क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है कुछ समय बाद की, आफ्टर फ्यू ईयर। अब कंपनी को ये जो कंपनी ने कमाया, कंपनी चाहे तो इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, शेयर होल्डर इस प्रॉफिट को घर ले जा सकते हैं। और ये चैट स्टार्ट नहीं हुई बच्चों की, ये भी क्या, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे होंगे ऑनलाइन वाले, यहाँ पर भी मैं देख ही नहीं रहा हूं उनको। अरे ऊपर है ना, हाँ बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बस 2 मिनट वेट करें, अभी आप बस देखते जाएं। अभी डाउट का वैसे भी कोई मैं डाउट इंटर कर भी नहीं रहा हूं जब तक मैं समझा लूँ अपनी तरफ से पूरा। तो देखिए, अब 10 लाख का प्रॉफिट कंपनी चाहे तो इससे डिविडेंड बांट सकती है। अच्छा, डिविडेंड बांट देती तो क्या एंट्री होती, डिविडेंड बांटने का इफेक्ट क्या होता है? यदि डिविडेंड 10 लाख का बांट देती तो बताओ बैलेंस शीट से क्या क्या 2 चीज हट जाती। बैंक 2 लाख से 10 लाख से कम हो जाता। ये बच्चों का चैट, ये स्टार्ट करना चैटिंग बच्चों से। वो 10 लाख का बैंक भी कम हो जाता और 10 लाख से पीएनएल भी डेबिट हो जाता, 10 लाख से प्रॉफिट भी कम हो जाता और 10 लाख से बैंक बैलेंस भी कम हो जाता। तो ये 10 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, यानी ये प्रॉफिट शेयर चाहे तो घर ले जा सकते थे। ठीक है, अब देखना कंपनी इस प्रॉफिट, कंपनी के शेयर होल्डर क्या सोचते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट का से डिविडेंड बांटने की बजाय क्या बेहतर है, हम इस 10 लाख की मनी से कंपनी के शेयर्स बायबैक कर लें। दस लाख के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटने की बजाय हम 10 लाख के इस प्रॉफिट से, मान लो आप लोग हैं, इसमें से हम कैसे करें मान लो आप लोग हैं, यहाँ जो बैठे हैं आप लोग हैं टोटल 30,000 शेयर होल्डर, और ऑनलाइन जो बैठे हैं वो 10,000 वाले। आप लोग चाहते हो कि भाई उन लोगों को हम कंपनी से बाहर कर दें, ऐसे तो बाहर कर नहीं सकते धक्के देकर आप, तो क्या करें, लीगली उनको बाहर करने के लिए उन्हीं को कहें कि भाई तुम ही खुद बाहर हो जाओ, हम तो बाहर कर नहीं सकते। तो उनको ऑप्शन दें कि भाई तुम ही शेयर्स कंपनी को बेच दो और उनके शेयर्स खरीद कर कंपनी कैंसिल कर दे। 10,000 शेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो 10,000 शेयर कैंसिल होने से अब आप 30,000 ही बचेंगे। तो आपने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को डिविडेंड में बांटने की बजाय बायबैक कर ले। तो अब देखिए, कंपनी डिसाइडेड फॉर, कंपनी डिसाइडेड to buy back its 10,000 equity shares at rupees 100 out of free reserves। ये जो बायबैक के लिए फंड आएगा, बायबैक के लिए मनी आएगी, वो मनी कौन सी वाली यूज करने वाले हैं, जो प्रॉफिट से कमाई है, वो जो प्रॉफिट से कमाई है, ये मनी प्रॉफिट से कमाई और इसी से बायबैक करेंगे। मतलब आप बायबैक कहां से कर रहे हैं, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फिर से बोलूं तीसरी बार, ये मनी कहां से आई, प्रॉफिट से यानी फ्री रिजर्व से, और इसी से बायबैक करेंगे, इसी मनी से बायबैक करेंगे। मतलब आप बायबैक कहां से कर रहे हैं, फ्री रिजर्व से कर रहे हैं। ये समझ में आया आपको? हाँ बेटा। अब तो फ्री रिजर्व से 10,000 शेयर बायबैक का करने ने डिसाइड किया। तो आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो बायबैक करते ही बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर के बिल डेबिट। मैं आपको एंट्री अभी बता नहीं रहा हूं, एंट्री तो मैं बताऊंगा बाद में, आपको एंट्री नहीं बता रहा हूं। इक्विटी शेयर क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 10 लाख से, ये बायबैक हो गया। इन शॉर्ट बताया मैंने आपको। अब देखो, अब ये एंट्री के बाद अब बैलेंस शीट जरा इमेजिन करो, बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज बहुत बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना किसी के लिए बहुत आसान और किसी के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, टफ हो सकता है, जो भी है। यदि मैं इसके बाद की बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट आफ्टर अबो एंट्री, आफ्टर अबो एंट्री ऑफ बायबैक, बताओ बैलेंस शीट में क्या मुझे बैलेंस शीट बनवा सकते हो कि बैलेंस शीट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अब 30 लाख आने वाली है, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। और यहाँ पर लैंड वो तो हमने बेची नहीं है, वो तो एज इट इज आएगी। अच्छा, बैंक क्या बचा? बैंक बचा 0, क्योंकि आपने बैंक को क्या किया था? क्रेडिट। आपने बस एक एंट्री पास की है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। बस ये एंट्री ध्यान रखना पोस्ट आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त। बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल बची 30 लाख, क्योंकि 10 लाख से वो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गई। बैंक 10 लाख से चूंकि क्रेडिट हो गया तो 0 हो गया। लैंड एज इट इज है, फ्री रिजर्व। यहां पर पीरियड कितना दिखाऊं? पीरियड कितना दिखाओ? चलो दिखा दिया, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। पीरियड आपने कहा 0 दिखा दो, अब आपकी बैलेंस शीट देखो आप, बैलेंस शीट टेली नहीं हो रही है, बैलेंस शीट टेली नहीं हो रही है आपकी। ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग वीकनेस है जिसको मुझे दूर करना पड़ेगा। बेटा आपने एंट्री पास की इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो आपने कैपिटल डेबिट की और बैंक क्रेडिट किया, कितने अकाउंट पे इफेक्ट आया? और आपने बैलेंस शीट में इस पे इफेक्ट आया, इस पे इफेक्ट आया, आपने जो इस पे इफेक्ट देखा इसको 0 कर दिया। अरे भाई, अकाउंटिंग में तो एक चीज होती कि नहीं होती है? मैं कह रहा था आप जरा सोच समझ के बोलिएगा। और आपने आपने एंट्री की शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, इफेक्ट डाला है 2 पर और बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखा दिया आपने 3 पर। बताए 10 लाख का पीरियड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपने तो हवा में ही उसको क्या करा, उड़ा दिया, जबकि आपने उसको पीएनएल का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रॉफिट है, बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डेबिट किया क्या आपने? बगैर डेबिट के प्रॉफिट कम हो गया? ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, जितनी बेसिक वीकनेस है मुझे दूर करनी तो पड़ेगी। तो प्रॉफिट अभी बैलेंस शीट में है, तो ये बैलेंस शीट बनी है आफ्टर अबो एंट्री। ठीक है भाई, अब बताइए ये 10 लाख का जो प्रॉफिट है, ये जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ लिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो सही बता देंगे। हाँ, ये विश्वास ने बोलना सही कर दिया। ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है ये कहाँ है? ये 10 लाख का प्रॉफिट कहाँ है? ये लैंड में इन्वेस्ट हो गया। बेटा पहले जमीन 40 लाख खरीदी थी, तो आपने 30 लाख तो आप लोगों ने लगाया था, और 10 लाख किससे लगवाया था? ऑनलाइन वालों से लगवाया था आपने। 30 लाख लगाया था फेस टू फेस वालों ने, और 10 लाख लगाया था ऑनलाइन वालों ने। आपने और 40 लाख की जमीन खरीदी थी, उसमें 40 लाख में 30 लाख आपका लगा हुआ था, 10 लाख उनका लगा हुआ था। अब आपने उनका 10 लाख तो देके उनको रवाना कर दिया कि है अभी भी वो। अब उनको 10 लाख रवाना कर दिया, उनको 10 लाख के प्रॉफिट से, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से 10 लाख उन्हें देके आपने रवाना कर दिया। तो अब इस जमीन में 30 लाख तो आपका लगा हुआ है और 10 लाख उनका लगा हुआ है अभी भी। वो चले गए 10 लाख लेके, तो भी उनका लगा हुआ है, तो उनको भी 10 लाख देना चाहिए, अभी तो उनका लगा हुआ है। 30 लाख आपका लगा है और 10 लाख उनका लगा है। बोलिए क्या 30 लाख उनका लगा है? और अच्छा, जमीन भी 30 लाख की बची ना, और 10 लाख की जमीन भी लेके चले गए होंगे ना वो साथ में, उनकी जमीन उखाड़ कर ले गए होंगे वो, कि भाई तुम्हें 10 लाख अरे उनका 10 लाख उनको दे दिया, तो जमीन उनकी कहाँ रही? तो भाई 40 लाख की जो जमीन है उसमें 30 लाख आपका लगा हुआ है जो आपने लगाया था, और 10 लाख कहाँ से आ गई जमीन? वो जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से हुई कि नहीं हुई? तो ये बात एकदम हजम नहीं होती कि 10 लाख के प्रॉफिट से तो हमने बायबैक किया है, तो 10 लाख का प्रॉफिट बायबैक में भी काम आ गया, लेकिन दूसरी तरह से कहें तो 10 लाख का प्रॉफिट जमीन में इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये प्रॉफिट P&L, ऐसा नहीं कि हम
मतलब आज वो जमीन में इन्वेस्टेड है, आज वो जमीन में लगा हुआ है। ये बात एकदम से डाइजेस्ट नहीं होती कि सर प्रॉफिट तो एक बार चला गया है वो बायबैक करने वाले शेयर होल्डर को, तो हमारे पास बचा कहाँ? तो सर वो जमीन में कैसे चला गया? उसको समझाने के लिए मुझे बेसिक के एग्जाम्पल में फिर बेसिक लेना पड़ता है। कौन सा बेसिक लूंगा, ध्यान है आपको? नहीं, गाड़ी नहीं, गोल्ड चेन। गोल्ड चेन देखो, अब प्रॉब्लम यह है कि ये आज बता दूंगा, आज समझ में आएगी, फिर भूल जाओगे, पर मैं बताता हूं। देखो, ये बैलेंस शीट आपकी है, ये आपकी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में अभी वीराना है, कुछ भी नहीं है। टेलीड है बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं है, तो टेलीड हो गई, ये टेलीड। अब आपने क्या किया, आपको एक शौक चढ़ा कि मुझे गोल्ड चेन खरीदनी है, क्रिकेटर पहनते हैं वैसी कोई गोल्ड चेन खरीदनी है आपको, और वो गोल्ड चेन 80,000 रुपये की है। आपके पास तो जब में 8 रुपये भी नहीं कि गोल्ड चेन खरीद लें, और खरीदनी है आपको, किसी को हवाबाजी करने के लिए दिखानी थी। एक दिन ऐसा है जिस दिन आपको किसी ने मिलने का टाइम दिया, आपको गोल्ड चेन पहन के जाना है हवाबाजी के लिए, ताकि अगली डेट मिल जाए अपने को। तो अब है तो जब में है नहीं 80,000, 8,000 भी नहीं है, 800 भी नहीं है, चेन खरीदे कहाँ से? तो एक दोस्त को कहा, वो दोस्त आपका बहुत पैसे वाला है, मनी है उसके पास, अकाउंट में 3-4 लाख रखे रहते हैं उसके, पर उसको सीए से मतलब है, वो सीए करके करियर बनाना चाहता है, और आपको बस इसी में मजा आ रहा है, चलो गोल्ड चेन खरीदी, अब क्या करें? तो उससे दोस्त से आपने 80,000 उधार ले लिया, तो क्या एंट्री करेंगे अपनी बैलेंस शीट में? गोल्ड चेन खरीद, लोन लिया, तो क्या एंट्री होगी? आप जब गोल्ड चेन आपने लोन लिया तो क्या एंट्री करेंगे? बहुत जबरदस्त अकाउंटिंग वीक है आपकी, महान हो आप लोग। एक सिंपल सी एंट्री बोला हूं कि आपने एक दोस्त से लोन लिया, उसकी एंट्री बोलो। आप बताओ मुझे, यदि मैं 11th क्लास की एंट्री भी आपसे उम्मीद ना करूं, तो मैं सीए का एंट्री में कैसे पढ़ाऊं? कोई दोस्त बोल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इतनी सिंपल एंट्री, उसमें भी पता नहीं दोस्त आ गया और क्या आ गया, बैंक डेबिट टू लोन, और दोस्त से डेबिट हो नहीं सकता। बैंक टू क्या आपका अकाउंट इतना बेसिक, इतना वीक है, एंट्री बहुत वीक है आपकी? वीक है भी नहीं, पर एंट्री आती नहीं सर, एंट्री नहीं आती, जनरल एंट्री नहीं आती, पर बेसिक वीक नहीं है हमारा सर। पोस्टिंग भी नहीं आती सर, लेकिन बेसिक वीक नहीं है हमारा सर। तो बेटा क्यों क्यों मान लो बेसिक वीक नहीं है? कुछ सही बोलो तब तो मानो कि स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, एवरेज हो। सिंपल सी एंट्री पूछी तो बैंक टू लोन, तो बैलेंस शीट में असेट में क्या आएगा इधर? बैंक, और लायबिलिटी में क्या आएगा? लोन आएगा। ये बैलेंस शीट आपके सामने है। आपने उस बैंक बैलेंस से गोल्ड चेन खरीद ली, उस बैंक से गोल्ड चेन खरीद ली, तो क्या एंट्री करेंगे? गोल्ड चेन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपकी बैलेंस शीट में अब क्या आएगा? असेट साइड में क्या आएगा? गोल्ड चेन, और बैंक कितना आएगा? वाह, जैसे ही आपको थोड़ा ताना मारा, उसके बाद आपका दिमाग कितना तेज चलने लगा, तुरंत बोल दिया बैंक बैलेंस जीरो। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि आप इतनी जल्दी बैंक बैलेंस जीरो कर दोगे। ठीक है भाई, तो अब हमारी असेट में क्या आ गई? गोल्ड चेन 80,000 की, और लाइबिलिटी में क्या आ गया? लोन आ गया। अब वो चेन आप फेसबुक पे डालते हैं, या चेन आपकी फेसबुक पे आपने खरीदी शोबाजी के लिए है, तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाली। हाँ, आजकल आप फेसबुक यूज नहीं करते क्या? वो हमारे जमाने के लोग यूज करते हैं। तो अब वो फेसबुक पे जैसे ही आपके मम्मी डैडी ने देखा, दनाते दन दनाते फोन आया कि ये चेन कहाँ से लाया, तो आप क्या बताओगे आज उनको? सही बताओगे? आप बताओगे तो सही, माँ बाप से झूठ तो कोई मतलब बोलते हो आप लोग, बोलना नहीं चाहिए, पर क्या बताओगे? और कारण क्या बताओगे? अगली डेट नहीं, ऐसे बताओगे कि वो हमारे एक साधु महात्मा ने कहा था कि बेटा सीए बनना है ना, तो गोल्ड चेन पहननी पड़ेगी, इसलिए मैंने ना गोल्ड चेन मम्मी खरीदी है। मम्मी भी बोलेगी हाँ प्यारा बच्चा है, झूठ तो बोलता नहीं है। उनको क्या पता कि सेकंड डेट के लिए चेन खरीदी है। तो आपने क्या बोला? अच्छा गोल्ड चेन कहाँ से है, क्या बोलेंगे आप? दोस्त से, फ्रेंड से 80 का लोन लेकर वो चेन खरीदी, तो आपकी बैलेंस शीट में गोल्ड चेन दिख रही है और लोन भी दिख रहा है, और आप कहेंगे कि वो चेन आपने फ्रेंड से लोन लेके खरीदी। ठीक है, बाद में आपने आपने
मेहनत की, शाम को ट्यूशन पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब किया, या नहीं नहीं ट्यूशन कहाँ से पढ़ा लोगे, पढ़ते लिखते तो हो ही नहीं आप लोग। उसके लिए तो पढ़ाने के लिए, आपके लिए नहीं, मैं एक मजाक में एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ जो नहीं आपका नहीं है, आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? अब आप अपने ऊपर लो तो आपकी मर्जी, आप उस जैसे हो तो आप अपने ऊपर लो, आप उस जैसे नहीं हो तो मत लो। तो अब शाम को क्या करा, होटल में जाके वेटरगिरी करी। बेटा फॉरेन में तो इसको खराब नहीं मानते ना, अरे क्यों चेंज कर दूं मैं, दिल पे लग रही है, ट्यूशन पढ़ाएंगे चलो। मतलब आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो, मतलब आप सोच सकते हो कि हम ऐसा काम करेंगे। बेटा हमको तो सीए करने वालों को 3 साल के लिए संन्यास ले लेना चाहिए सारी बातों से। सिर्फ एक तरफ जैसे घोड़ा होता है ना, उसके या कान पे वो आंख पे वो लगा देते हैं ताकि वो सामने देख पाए, इधर नहीं देख पाए। तो आपकी आंखों पे भी यहाँ एक पट्टी लगना चाहिए और सामने क्या दिखना चाहिए, सिर्फ सीए 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 सीए, और कुछ दिखना नहीं चाहिए। ना पेरेंट दिखना चाहिए, ना फ्रेंड्स, ना कोई दोस्ती यारी, ना कोई रिलेशनशिप, कोई भी नहीं, सिर्फ क्या दिखना चाहिए, टारगेट में सीए, पढ़ाई। तो अब आपने 80,000 रुपये कहीं से कमा लिया और उस 80,000 से आपने लोन चुका दिया दोस्त का। अब चेन आपके पास अभी भी है कि नहीं? तो अब आपने अब वो चेन, अब आपकी बैलेंस शीट में लोन है या लोन नहीं है? तो अब आपसे कोई पूछेगी भाई चेन कहां से आई, तो क्या बोलोगे? अच्छा वो आपने लोन कहां से चुकाया? प्रॉफिट से। लोन कहां से चुकाया? प्रॉफिट से। अच्छा वो चेन आई, वो कहां से आई? चेन कोई पूछे कहां से लाए तो क्या कहोगे? कमाया। मतलब कमाया मतलब प्रॉफिट से ना। इसका मतलब आप भी वही बोल रहे हो कि उसी प्रॉफिट से आपने लोन भी चुकाया और उसी प्रॉफिट से आपने चेन भी खरीदी। तो ऐसा कहने को लगता है कि दो दो यूज कैसे कर लिए कि उसी प्रॉफिट से लोन चुका दिया। देखिए ये चेन खरीदी लोन से और ये लोन चुका दिया प्रॉफिट से, तो अल्टीमेटली लोन चुकाया प्रॉफिट से, वो तो माना। अब लोन की जगह क्या आ गया? प्रॉफिट। तो ये चेन किससे खरीदी? प्रॉफिट से खरीदी। तो कहने को ये कहा जाएगा कि उसी प्रॉफिट से लोन चुकाया और उसी प्रॉफिट से चेन खरीदी। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 2 बार यूज किया, बल्कि यूज तो ऐसे ही। समझ में आया क्या आपको? तो देखिए जैसे आपने यहां पर आपकी गोल्ड चेन है 80,000 की और यहां लोन था 80,000 का। अब कुछ समय बाद आपने प्रॉफिट कमाया, चेन तो आपके पास है ही सही, गोल्ड चेन 80 की है, लोन भी है आपका 80,000 का। इधर आपने ट्यूशन से 80,000 कमाया तो कैश अकाउंट डेबिट, और ट्यूशन फीस कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्यूशन फीस कहां गई? ट्यूशन फीस ये कहां गया? पीएनएल में। अब आपने इस कैश से लोन चुका दिया तो कहां तो ये जाएगा कि लोन कहां से चुकाया? प्रॉफिट से। अच्छा ये चेन कहां से आई? तो ये अब ये प्रॉफिट कहां इन्वेस्ट हो गया बताओ? चेन में इन्वेस्ट हो गया। तो कहने को ये भी होगा इसी प्रॉफिट से लोन चुकाया और चूंकि लोन से चेन खरीदी थी तो अब ये प्रॉफिट अल्टीमेटली चेन में इन्वेस्ट हो गया, ऊपर से गया। क्योंकि इससे लोअर लेवल एग्जांपल मेरे पास बचा ही नहीं, इससे नीचे स्टेप आने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। पर आप हाथ खड़े कर दोगे समझ में नहीं आया तो मैं फिर सोचूंगा कि इससे और लेवल डाउन करके मुझे समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दिमाग में आता है कि नहीं आता है। तो अब देखिए, देखिए अब देखिए बेटा, देखिए ये आपने 10 लाख के प्रॉफिट से क्या कर लिया? बायबैक कर लिया। बायबैक कहां से किया? प्रॉफिट से। तो अब वो 10 लाख का प्रॉफिट बायबैक में भी काम आ गया। और वो 10 लाख आपने किससे लिए थे? ऑनलाइन वाले शेयर होल्डर से। उनको आपने पेमेंट कहां से किया? प्रॉफिट से। तो अब वो प्रॉफिट एक तरह से कहां इन्वेस्ट हो गया? 10 लाख लेकर जमीन खरीदी थी आप लोगों ने, उनसे ऑनलाइन वालों से 10 लाख लेकर जमीन खरीदी थी और उनको 10 लाख आपने प्रॉफिट से चुका दिया। तो आपने उसी 10 लाख से उनका अमाउंट भी चुका दिया, बायबैक कर लिया, और मतलब 10 लाख के प्रॉफिट से बायबैक भी किया। और वो 10 लाख का प्रॉफिट अब कहां इन्वेस्ट हो गया है? लैंड में इन्वेस्ट हो गया है। अब ये प्रॉफिट लैंड में इन्वेस्ट हो गया है तो अब इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हो क्या? अब जरा देखो डिविडेंड बांटने के लिए फंड्स है क्या? क्या डिविडेंड बांटने के लिए चेक दे पाओगे अब? तो ये प्रॉफिट क्योंकि लैंड में इन्वेस्ट हो चुका है, ये प्रॉफिट एक क्यों का है, मैं 2 तरह से बोल सकता हूं कि एक तो मैं इसको यदि बहुत लाइटली लेता तो भी मैं आपको यदि समझा के निकल सकता था इस मुसीबत से। मैं सिर्फ ये बोल देता ना
कि ये प्रॉफिट से बायबैक हो गया है तो इसका दूसरी बार यूज नहीं हो, इसलिए इसको अब पीएल में मत रखो, इससे डिविडेंड बांटने मत देना, इससे अब डिविडेंड नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसका एक बार यूज हो चुका है, दूसरी बार यूज रोकने के लिए इसको पीएल से निकालना पड़ेगा। पर वो आपके साथ मतलब चीटिंग होती, एज ए टीचर में उसको ठीक नहीं मानता। तो मैं आपको पूरा डेट बता रहा हूँ कि 10 लाख का प्रॉफिट से आपने बायबैक किया है और 10 लाख का प्रॉफिट चूंकि जमीन में इन्वेस्ट हो चुका है, बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है, तो इससे डिविडेंड बांटना अब संभव, तो ये अब डिविडेंड के लिए फ्री नहीं है। पर ये प्रॉफिट अभी भी है हमारे पास, हमारे पास वो जमीन में इन्वेस्टेड है, ये प्रॉफिट हमारे पास अभी भी मौजूद है, कहीं प्रॉफिट गया नहीं, वो जमीन में लगा हुआ है, तो प्रॉफिट है पर वो डिविडेंड के लिए फ्री नहीं रहा, तो उसके लिए उसको, और प्रॉफिट खत्म नहीं हुआ, प्रॉफिट आज भी हमारे पास है, वो जमीन के फॉर्म में मौजूद है, और प्रॉफिट जमीन में इन्वेस्टेड है, जमीन के फॉर्म में हमारे मौजूद है, तो ये पीएनएल कहीं जाएगा नहीं, ये प्रॉफिट कहीं हटेगा नहीं, घटेगा नहीं, ये प्रॉफिट रहेगा इस अकाउंट में, नहीं तो किसी और अकाउंट में, किसी और नहीं तो किसी में, पर प्रॉफिट है, एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, बस इसका यूज डिविडेंड बांटने के लिए अब आप नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहां डालना पड़ेगा, एक फ्री रिजर्व से ऐसे रिजर्व में जिससे डिविडेंड बांटना अलाउड ना हो, और ये डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है, एक ये नाम कंपनीज एक्ट का दिया हुआ है, ये कंपनीज एक्ट कहीं से मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि कई चीजें तो हम पुरानी है, बस वो सुना है कि हाँ ऐसा होता है इसलिए मान लेते हैं, लेकिन ये तो कंपनीज एक्ट ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, बनाया है, सोच के बनाया होगा। तो सीआरआर एक वर्ड, सीआरआर किसी ह्यूमन बीइंग, कंपनी लॉ जिन्होंने बनाया, लेजिस्लेटर जिन्होंने लॉ बनाने, उन्होंने एक वर्ड दे दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पर कैपिटल रिडीम हुई कि नहीं हुई, 10 लाख की शेयर कैपिटल रिडीम हो गई, तो उसके लिए एक रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको, 10 लाख का अमाउंट क्या बनाना, तो ये 10 लाख का फ्री रिजर्व, फ्री से डालना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड में, जिससे अब डिविडेंड न बढ़ पाए, तो इससे डिविडेंड बांटने से इससे डिविडेंड न बढ़ पाए, और दुनिया को दिखना चाहिए बैलेंस शीट में कि 10 लाख का प्रॉफिट अब डिविडेंड बांटने के लिए उपलब्ध नहीं है, वो डिस्क्लोज करने के लिए इसको पीएनएल से तो हटाना पड़ेगा, और पीएनएल से हटाकर कहीं और पटकना पड़ेगा, प्रॉफिट है किसी और अकाउंट में रहेगा, तो उसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल डेबिट टू करेंगे। तो हमने चूंकि बायबैक प्रॉफिट से किया है इसलिए हमें 10 लाख, हमने यदि बायबैक प्रॉफिट से किया है तो हमें फिर प्रॉफिट सीआरआर में भेजना जरूरी है, नहीं तो हमारी एंट्री अधूरी मानी जाएगी और नंबर भयानक तरह से कटेंगे यदि हमने ये एंट्री पास नहीं की। आपने बायबैक प्रॉफिट से किया, सिर्फ मान लिया, लेकिन सीआरआर नहीं बनाया, तो आपका रिडम्पशन, आपका बायबैक अधूरा है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता। आउट ऑफ प्रॉफिट तभी कहा जाएगा जब आप इस प्रॉफिट को कहां भेज दो, सीआरआर, इसलिए बनता है सीआरआर। समझ में आया आपको, मैंने कहा था बहुत वक्त लगेगा इसको समझाने के लिए कि वाई प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इफ बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। जब भी बायबैक फ्री रिजर्व से हो तो आपको वो प्रॉफिट बायबैक में, बायबैक के बाद सीआरआर भेजने पड़ेंगे। हाँ, यदि आप बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी सीआरआर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है, फ्री रिजर्व, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को भी सीआरआर में भेजना पड़ेगा यदि आप बायबैक वहां से कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं आपको ये जो बैलेंस शीट बनवा रहा था इसको मैं ठीक से बनवा दूं आपको, आपकी मेमोरी के लिए। नहीं मतलब यहां तक तो बनी हुई अच्छे से, यहां पर मैंने जो लिखा है आपको आपने ये लिख ली क्या, बाद में लिखेंगे आप, घर पे जाके नोट करेंगे, ऐसा है क्या? पीडीएफ तो आपको पता है मैं भेज देता हूं जल्दी ही, लेकिन दिक्कत क्या है, आधे बच्चे नोट करेंगे तो मुझे उनके लिए रुकना ही पड़ता है, तो सब लोग जैसे एक जैसा डिसाइड कर लो, या सभी लोग घर जाके नोट कर लेंगे तो फिर मेरा टाइम बहुत बच जाएगा, आपका बचेगा, मेरा बचेगा, तो हम वो टाइम समझने पे ज़्यादा दे पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक काम करूंगा, जब एक फ्री टाइम में इसकी बैलेंस शीट को मैं और अच्छे से लिखकर कि ये बैलेंस शीट में से और आपको समझाते हुए इसको मैं ठीक से नोट्स बना के दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वाई सीआरआर इज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। हाँ, अब एक चीज और, यदि बायबैक ये जो 100 रुपए की जगह 125 रुपए पे किया जाता तो क्या होगा, मतलब 25 रुपए की प्रीमियम पर बायबैक होता तो क्या होगा, वो भी हमें समझना है। हम यदि बायबैक करते हैं
कुछ ज़्यादा अमाउंट पर, यदि मैं आपसे, यानी मान लीजिए आप लोग 30,000 शेयर होल्डर हो और ऑनलाइन वाले 10,000, आप ऑनलाइन वालों को अपनी शेयर होल्डिंग लिस्ट से हटाना चाहते हो तो आपकी कंट्रोल आप लोगों का आ जाए, उनका हट जाए, तो आपको उनको 100 रुपये वाला शेयर्स ज़्यादा में खरीदने की लालच देनी पड़ेगी। आपने 125 का लालच दिया, क्या कहा कि हम 125 में खरीदेंगे, तो आपको अब 10,000 शेयर खरीदने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 12.5 लाख, 12,50,000 चाहिए आपको कि 10 लाख चाहिए? 12 लाख 10,000 शेयर इंटू 125 कितना हुआ? 12,50,000 चाहिए आपको। अब 1250 चाहिए आपको, तो आपके पास अब यदि आप बायबैक चाहते हैं प्रॉफिट से, तो आपके पास प्रॉफिट 1250 का होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 1250 का होना चाहिए। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1250। बेटा आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नींद आ रही है? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ऐसा कुछ हो ना तो आप क्लास के पीछे खड़े हो सकते हो, आपका लॉस नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा आप डल फील कर रहे हो तो आप क्या करो, क्लास के पीछे आके खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुन लोगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी नींद उड़ भी सकती है। आप पीछे थोड़ा वॉक भी कर सकते हो क्योंकि पीछे बहुत जगह है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, पर नुकसान ना हो। मुझे नींद का तो ऐसा है बेटा, मैं तो ये बहुत नेचुरल मानता हूँ क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, उसमें किसी की गलती भी नहीं होती, वो कुछ नहीं कर सकते आप। हर बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, वो पढ़ना चाहता है, पर वो उसकी मजबूरी है कि वो उसको कभी कभी नींद आ जाती है, और जब लेक्चर इतना स्लो चल रहा हो तो फिर तो आनी ही सही है। तो बेटा अब, और मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे को तो सुनाने की आदत हो गई ना, बोलने की आदत हो गई, तो मेरी सुनने की आदत इतनी खत्म हो गई कि एक बार इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में मैं चला गया तो 10 मिनट बाद मुझे नींद आने लगी वहां पर, और जबकि वहां तो एसी चल रहा था, बढ़िया गद्दे थे, बढ़िया आराम से बैठे थे, सामने कुछ नहीं था। तो मैं वो सोचता हूँ कि मेरे 10 मिनट नहीं झेल पाया सुनना किसी को, वो भी इतने अच्छे माहौल में। आप लोग कैसे 8-8 घंटे टीचर को झेलते हो, यहाँ पर एसी बेंच पर बैठते हो। हाँ टैलेंट तो है। तो नींद तो मुझे भी बहुत आती सुनते वक्त। हाँ तो बेटा हमारे पास, अब मैं उस केस में क्या होगा मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। मैं इसको है ना, इसको मैं आपको अच्छे नोट बना के दे दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, इससे अच्छा दूंगा। तो आप घर जाके क्या करोगे, उसको पहले पढ़ोगे, पढ़ के थोड़ा समझोगे और समझ के लिखोगे। नहीं नहीं, सब तो सीधे लिख लेंगे। कौन सा आपकी सुनता है? सर आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, ऐसा करो फिर वैसा करो। सर ऐसा करेंगे तो हमारा इंडिया टॉप रैंक नहीं बन जाएगी, हमें नहीं बनानी। अरे सोचो, रैंक का सोचो मत। आप यदि एवरेज हो तो भी रैंक का सोचो। आपको ऐसा मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपका नाटा यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइबर हो कि नहीं हो? है उसमें तरुण सर के एक दोस्त हैं, राहुल, तरुण सर के दोस्त हैं, उनके बेचमेट था राहुल, उसका वीडियो देखना। सिंपल सी बात है, उसकी स्ट्रगल की, वो कैसे 12th में दो बार एग्जाम देनी पड़ी 12th, फिर वो फाउंडेशन में 2 बार पास में हुआ, इंटरमीडिएट में आया तो फेल हो गया, 2 ग्रुप दिए तो फिर अगली बार इंटरमीडिएट दिया तो फिर रैंक आ गई, फिर फाइनल के 2 ग्रुप दिए तो फिर फेल हो गया, फिर फाइनल के 2 ग्रुप दिए तो रैंक आ गई। मतलब एक बच्चा क्या है, फेल, अगली बार रैंकर। आप तो फेलियर नहीं हो ना, तो वो तो फेलियर होकर रैंकर हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार। जब एक फेलियर रैंकर हो सकता है तो आप तो पास आउट हो, मतलब ये रैंक किसी की बपोती नहीं है। सोचने वाली बात है कि मैं सोच लूं कि मैं रैंक लाऊंगा, उसके लिए कोशिश तो करो। 10 लड़के सोचेंगे तो 2 की तो रैंक आएगी, और रैंक लाने वाले कोई बहुत बिरले नहीं होते, बहुत अनोखे नहीं होते। कुछ होते हैं जिनको पता होता है कि हमारी रैंक आ सकती है, लेकिन कई तो ये सोच रहे होते कि मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं होगा, डर डर के जी रहा होता है कि मेरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा, ग्रुप क्लियर नहीं होगा। माँ बाप परेशान होते हैं और मालूम पड़ता है उसकी रैंक आ जाती है। इसका मतलब वो बच्चा रैंक आने के एक दिन पहले तो अपने आप को फेलियर फील कर रहा था, और अगले दिन से वो बादशाह हो जाता है, सबको ज्ञान बांटता है, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। तो हाँ, क्या क्या डायलॉग मारते हैं, कम बैक आर मोर पावरफुल देन सेटबैक। वाह वाह, थैंक यू मेरे गुरुजी, सही बात है। तो जीवन में उतारो इस चीजों को। हम मैं बताने जा रहा था, अभी रफली बता रहा हूँ। देखो बेटा, मेरा टाइम वैसे अभी थोड़ा बचा है ना, देखो ये मैं इसको आपको इसके नोट बना के दे दूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ऐसा देखिए, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख, वही 40,000 शेयर्स,
एट द रेट ऑफ 100, और यहाँ P&L है 12.5 लाख, और यहाँ लैंड है 40 लाख, और बैंक बैलेंस भी है 1250। ये प्रॉफिट से कमाया है, ये प्रॉफिट ही बैंक में रखा हुआ है। कंपनी अपने 10,000 शेयर बायबैक करना चाहती है 125 पर। कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ, इसको भी मैं बेटा ठीक से लिख के दे दूंगा, आपको नोट बना के दे दूंगा, उसको लिख लेना बस, 125 पर। तो कंपनी को 12.5 लाख रुपए चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पर कंपनी ने इक्विटी शेयर केवल, अब देखो एंट्री में देखो कंपनी अच्छा आपने ऑनलाइन वालों से लिया कितना था? 10 लाख। और बेटा बुरा मत मानना ऑनलाइन वाले बच्चों, एक दिन में उल्टा करूंगा, आप चिंता मत करो, मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए। उल्टा करूंगा मतलब आपको मैं मेजोरिटी में ले आऊंगा, आप डर में जाना, उल्टा लटका दूंगा तो डर के मारे क्लास छोड़ के भाग जाओ। बेटा आप लोग कितने हो? 30,000 शेयर होल्डर, और वो लोग कितने हैं? आपने उनसे 10 लाख लेकर जमीन में 10 लाख लगा दिया था उनका, और अब उनको बाहर करने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है आपको? 10 लाख में बाहर जाने को तैयार ही नहीं है वो। अब यदि आपको यदि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए तो आपको उन्हें थोड़े महंगे रेट पे लालच देना पड़ेगा। आपने 125 का उनको लालच दिया तो 12.5 लाख लेकर वो बाहर हुए। 12.5 लाख। तो बेटा जो 250 आपने एक्स्ट्रा दिया, 2.5 लाख ज्यादा दिया, वो 2.5 लाख तो आपका लॉस ही हो गया। 2.5 लाख कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, उनसे लिया था 10 और दिया 12.5। जो 12.5 दिया उसमें 10 तो उनको वही दिया जो उनसे लिया था, तो 10 देना आपका लॉस नहीं है, वो तो आपने उनसे लिया था वो उनको लौटा दिया, तो 10 लाख की कैपिटल को रिफंड करना आपका लॉस नहीं है। लेकिन जो 250 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, 2.5 लाख ऊपर दे रहे हो, वो आपका लॉस है, क्योंकि आपने लिया 10 लाख और दे रहे हो 1250, तो 250 जो ज्यादा दे रहे हो वो आपका लॉस है, वो कैपिटल लॉस है। तो वो लॉस कहीं इन्वेस्ट, तो ये जो 1250 का प्रॉफिट है इसमें से कितना प्रॉफिट तो लॉस में तब्दील हो गया? 250 का प्रॉफिट तो लॉस के सेटअप में काम आ जाएगा, तो 250 का प्रॉफिट तो हमारे पास रहा ही नहीं। तो यहां पर ये 1250 की प्रॉफिट में से 250 का प्रॉफिट तो प्रीमियम ऑन बायबैक में चला गया, लॉस हो गया। कितना प्रॉफिट बचा आपके पास? 10 लाख का प्रॉफिट जमीन में इन्वेस्ट हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट जमीन में इन्वेस्ट हो गया, तो कितना प्रॉफिट तो आपके पास भी, कंपनी के पास बचा ही नहीं। 2.5 लाख का प्रॉफिट तो कंपनी के पास भी नहीं बचा भाई, वो तो चला गया बायबैक करने के में, चला गया मार्केट के बाहर, चला गया आउट ऑफ कंपनी, चला गया शेयर होल्डर के पास चला गया। कंपनी के पास 2.5 लाख का प्रॉफिट तो रहा ही नहीं, प्रॉफिट रहा 10 लाख का, और 10 लाख का प्रॉफिट जमीन में इन्वेस्ट हो गया। तो सीआरआर सिर्फ 12.5 से बनेगा या 10 से बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि सीआरआर 10 से बनाया जाए या 1250 से बनाया जाए? पूरा 1250 सीआर में डालूं या सिर्फ 10 सीआर में जाएगा? सिर्फ 10 जाएगा। तो 250 का प्रॉफिट तो बायबैक के प्रीमियम के सेटअप के लॉस में, प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस के सेटअप में काम आ जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर आपको सीआरआर, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने तो कहा था कि जो प्रॉफिट यूज करो बायबैक में उसको बना डाल दो सीआर में, लेकिन 1250 की प्रॉफिट में से 250 का प्रॉफिट तो यूज हो गया प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस को सेट ऑफ करने में, तो वो प्रॉफिट तो कंपनी के पास है या नहीं रहा? तो वो नहीं रहा तो किसी और अकाउंट में सीआरआर में कैसे जा सकता है? वो प्रॉफिट तो है ही नहीं कंपनी के पास, जो है ही नहीं वो किसी भी अकाउंट में नहीं रहेगा, ना इस अकाउंट में ना किसी और अकाउंट में। लेकिन 1250 में से 250 का प्रॉफिट तो लॉस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 10 लाख का प्रॉफिट जो आपने यूज किया है, 10 लाख का प्रॉफिट यूज किया है कैपिटल के रिडम्पशन में, वो आपका लॉस नहीं है। 10 लाख के प्रॉफिट से जो आपने 10 लाख उनको पे किया है, 10 लाख के प्रॉफिट से जो आपने उनको 10 लाख पे किया है, वो आपका लॉस नहीं है, वो तो कैपिटल रीपेमेंट में काम आया है, और वो तो लैंड में इन्वेस्टेड है, वो जाएगा सीआरआर में। इज इट क्लियर? तो जैसे यहां पर क्या होगा, मैं आपको यदि बताऊं तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी? बायबैक करोगे 10,000 शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी? 10 लाख से। प्रीमियम ऑन बायबैक टू बैंक
अब ये आपका क्या है, लॉस। ये लॉस कहां से सेट ऑफ होगा, तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी अगली, P&L टू प्रीमियम ऑन तो देखिए ये प्रीमियम डेबिट भी हुई और क्रेडिट भी होकर खत्म हो गई और ये प्रॉफिट से सेट ऑफ कर ली, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 10 लाख। अब प्रॉफिट बचा ही 10 लाख, तो सीआर में कितना भेज पाओगे, 10 लाख ही भेज पाओगे। तो आपकी P&L टू सीआर जो एंट्री होगी ना, कितने से होगी, 10 लाख से होगी। क्या समझ में आया आपको। कंपाउंड नहीं कर सकते, हर एंट्री के मार्क्स होते हैं। क्यों करें कंपाउंड, अलग अलग करें ना अपन, और वैसे भी सबकी डेट भी अलग अलग होती है और अलग अलग ही करें, सबके मार्क्स होते हैं। तो आपको ये बताना था मुझे कि कंपनी यदि अपने शेयर बायबैक करती है प्रीमियम पर, ऑन पर, ज्यादा पर, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस, और वो कंपनी का कैपिटल लॉस होता है। तो वो लॉस को हम क्या करते हैं, उस लॉस को हम P&L से सेट ऑफ करते हैं। इज इट क्लियर। और बाद में तो जो प्रॉफिट जो प्रीमियम बायबैक है, क्या वो अमाउंट भी सीआर में जाता है। तो फिर जो शेयर, मतलब अब यहां पर एक तरह से रूल, अब मैं रूल बोलूंगा तो आपको रटने से लगेगा। तो जितने शेयर बायबैक हुए हैं उसकी फेस वैल्यू ही, जितने शेयर बायबैक हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, जितने शेयर बायबैक हुए हैं आउट ऑफ, उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट ही जाता है सीआरआर में। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट ये निकला इस लॉजिक को समझने के बाद, पर जो आउटकम है वो रटना पड़ेगा आपको। क्या याद रहेगा, जो शेयर बायबैक किए उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट, और बायबैक किए हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व, वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाता है। तो आपने पेमेंट भले बायबैक पर 1250 किया है, पर सीआरआर कितने का बनाएंगे, 10 लाख का। 10 लाख क्या है, जो शेयर्स बायबैक हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट उनकी फेस वैल्यू, यही तो गया है सीआरआर में। उसी चीज को मैं बोल रहा हूं आपको, आया समझ में। इस समय आपको ठीक से लिख के दे दूंगा, मतलब आपकी क्लास के बाद मेरी एक क्लास हो लगेगी ये सब ठीक से लिखने के लिए। ठीक है, मेरा टाइम बर्बाद हो तो चलेगा, लेकिन आपका टाइम आबाद हो जाना चाहिए। आप इसको ठीक से घर पर समझ से भी लिख लेना, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यदि देखो, यदि हमारे पास, अब मैं इसे रफली लिख रहा हूं, 40,000 शेयर्स हैं 100 वाले, और कंपनी 10,000 शेयर बायबैक करना चाहती है। कंपनी बायबैक करना चाहती है 10,000 शेयर्स, और उसके पहले वो 7,000 शेयर्स का तो फ्रेश इशू ले आई। तो फ्रेश इशू लाई है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फ्रेश इशू लाया गया है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, लेकिन वो सिर्फ कितने शेयर्स का, जबकि बायबैक करना है 10,000 शेयर्स, लेकिन फ्रेश इशू 7,000 शेयर्स का ही है। तब क्या होगा, तो यहां पर क्या पूरा बायबैक फ्री रिजर्व से, फ्रेश इशू से हो पाया, तो बाकी का बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व करना पड़ेगा। यानी बायबैक कहां से हो सकता है, या तो फ्रेश इशू से, या फिर फ्री रिजर्व से, या फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। दोनों के कोई कॉम्बिनेशन से भी बायबैक हो सकता है। तो बायबैक कहां से होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा फ्रेश इशू से और थोड़ा फ्रीजर से। अच्छा, यदि यहां पर जैसे मैंने बताया कि बायबैक ऑफ 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 8 रुपीज 100 पे, अभी 2 मिनट फिर से मैंने प्रीमियम को हाइड कर दिया। अब यहां पर फ्रेश इशू ऑफ 7,000, 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100, और हमारे पास P&L में यहां पर 485 रुपीज है। तो यहां पर आपका बायबैक कितने का हो रहा है, 10 लाख रुपए का हो रहा है। ये क्या है, फेस वैल्यू। इसमें से बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर कितना, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना हो गया, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू 7 लाख रुपीज का बायबैक तो हो गया आउट ऑफ फ्रेश इशू।
तो जो फ्रेश इशू से हो गया मतलब वो प्रॉफिट से नहीं हुआ, और जब प्रॉफिट से नहीं हुआ तो उसके लिए सीआरआर बनाने की जरूरत तो है नहीं। तो जो बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है उसके लिए सीआरआर नहीं बनेगा, लेकिन जो बायबैक प्रॉफिट से होगा वो उसके लिए बनेगा सीआरआर। तो यहाँ पर 7 लाख रुपीज तो बायबैक हो गया आउट ऑफ फ्रेश इशू, वो घटा दो, बचा क्या 3 लाख। तो 3 लाख कहाँ का, 3 लाख का बायबैक कहाँ से होगा, 3 लाख का बायबैक होगा आउट ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल। तो सीआरआर भी कितने का बनेगा, पीएनएल टू सीआरआर 3 लाख से बनेगा। इज इट क्लियर? डाउट है बोलिए। ठीक है, ये बैलेंस शीट देखो, ये 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 40 लाख। ये पैसा लगा है बैंक में 40 लाख। अब यहां पीएनएल है 3 लाख, तो बैंक में भी रखा हुआ है 3 लाख। कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट 7 लाख 7 लाख। नहीं, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, एग्जाम्पल बदल दिया, वो समझाने के लिए, उनको समझ में नहीं आया ना इसलिए एग्जाम्पल बदल दिया। ये बैलेंस शीट है आपके सामने, नई बैलेंस शीट। ये फ्रेश इशू लाया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी भी लाया गया, और ये फ्रेश इशू लाया गया फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो बताइए जो 10 लाख का बायबैक होगा वो कहां से होगा, 7 लाख का तो फ्रेश से होगा और 3 लाख का फ्रीजर से होगा। तो 7 लाख का तो फ्रेश से होगा और 3 लाख का, तो आपने बायबैक में प्रॉफिट कितना यूज किया, तो अब आपका कितना प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल था और अब डिविडेंड के लिए अब अवेलेबल नहीं है, तो जो प्रॉफिट अभी फ्री था उसको रिस्ट्रिक्टेड में डालने के लिए कितना प्रॉफिट डालेंगे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में, पीएनएल टू सीआरआर एंट्री कितने से होगी। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं और समझने की कोशिश करूं, मुझे बोल दो बस। तो यहां पर 7 लाख का बायबैक तो कहां से हो रहा है, फ्रेश इशू से, तो प्रॉफिट से कितना होगा फिर 3 लाख ही होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 68 बायबैक या तो हो सकता है फ्रेश इशू से या फिर फ्रीजर से, तो तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो यदि 7 लाख हो रहा है फ्रेश इशू से, तो आपको 3 लाख तो आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। तो आपने जो बायबैक में प्रॉफिट यूज किया वो कितना 3 लाख, तो फिर कितना प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अब अवेलेबल नहीं है 3 लाख, तो पीएनएल टू सीआरआर भी कितने से एंट्री होगी 3 लाख से होगी। मतलब जितना बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू हुआ है उसके लिए सीआरआर बनाने की जरूरत है क्या, जितना बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू हुआ है उसके लिए सीआरआर बनेगा क्या। सीआरआर कब बनता है, जब बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो। आया समझ में? ठीक है, प्रॉफिट यदि हमारे पास 10 लाख भी होता तो भी हम इशू, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे यहां पर प्रॉफिट आपका मैं 380 ले लूं, प्रॉफिट में चलो 380 ले लूं, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 380, और बायबैक कितना करना है 10 लाख का, और फ्रेश इशू कितने का है 7,000 का। तो बताइए हमने कितना बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू किया, 7 लाख तो किया आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो कितना आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो आपने बायबैक में प्रॉफिट यूज कितना किया, आउट ऑफ 380 यूज कितना किया 3 लाख, तो सीआरआर कितने से बनेगा 3 से बनेगा, 80 पीएल में पड़ा रहेगा। तो पीएल तो 380 कैसे कर लेगी, हाँ वो तो कंपनी का ऑप्शन है, वो तो कंपनी का ऑप्शन है। प्रॉफिट को करना चाहता है प्रॉफिट से करे, बायबैक फ्रेश इशू लाना है फ्रेश इशू चले आए, वो तो कंपनी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कहाँ से कर रही है। वो प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट से करना जरूरी नहीं, वो फ्रेश इशू ला सकती है।
हाँ 80,000 से डिविडेंड दे सकते हैं, फ्यूचर में 80,000 डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब यदि इनका कहना है कि मान लो प्रॉफिट हमारे पास 11 लाख होता, प्रॉफिट हमारे पास है 11 लाख का प्रॉफिट है, और कंपनी को बायबैक के लिए 10 लाख ही चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट है 11 लाख, तब भी क्या कंपनी फ्रेश इशू ला सकती है? क्यों नहीं ला सकती? ला सकती है। वो 7,000 शेयर का फ्रेश इशू चला रही है तो 3 लाख का बायबैक ही आउट ऑफ फ्रीजर होगा। ठीक है, और कोई डाउट? अब ऑनलाइन वाले बच्चे भी डाउट पूछ लो, मैंने आपकी तरफ ज़्यादा अभी चैटिंग में ध्यान नहीं दिया, आपसे भी कुछ डाउट पूछ सकते हो, फेस टू फेस ऑनलाइन कोई भी डाउट पूछ सकता है। हाँ 80 का मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। और कोई डाउट पूछो। फ्रेश इशू यदि हमारे पास वो रिडम्पशन प्रॉफिट से नहीं हुआ, बायबैक प्रॉफिट से नहीं हुआ, तो फिर प्रॉफिट क्यों डालेंगे रिस्ट्रिक्टेड में? हम जब फ्रेश इशू ला रहे हैं और बायबैक फ्रेश यूज कर रहे हैं, मतलब हमने प्रॉफिट रिडम्पशन में यूज, बायबैक में यूज ही नहीं किया, तो फिर प्रॉफिट को क्यों डालेंगे सीआरआर में? रियल लाइफ में क्यों नहीं हो सकता है? बायबैक मैंने आपको बताया कि बायबैक बहुत कॉमन फीचर है, बहुत होता है। मैंने खुद ने मतलब किया हुआ है, बताया मैंने आपको कंपनीज में। कंपनी को वाइंड अप किए बगैर शेयर होल्डर को उनकी मनी लौटाना का एक ही तरीका है, क्या है? मैंने आपको बताया कि अभी ऑनलाइन वाले को आपको हटाना था, तो आपने उनको हटाया कैसे? बायबैक करके हटा दिया, नहीं तो कंपनी वाइंड अप भी करनी पड़ती है, आपको नई कंपनी बनानी पड़ती है 30,000 लोगों को मिलके। और कोई डाउट जल्दी बोलो ऑनलाइन। नहीं, वो यदि क्वेश्चन में इशू दिया है बायबैक के क्वेश्चन में, इसका मतलब वो उसी के लिए दिया होगा, मान के चले उसी लिए हुआ होगा। नहीं, आपका क्वेश्चन था कि कुछ नहीं कहा गया हो, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कहा गया तो भी वो फ्रेश बायबैक के लिए माना जाएगा, मतलब क्वेश्चन ने दिया ही इसलिए ना, वो चाहे वो कोई भी शेयर्स का हो। हाँ, और बायबैक ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि बायबैक हमेशा फुली पेड अप शेयर का ही होता है, पार्टली पेड अप का बायबैक नहीं होता। ये भी सेक्शन 68 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। सेक्शन 68 तो है, उसी में लिखा गया कि पार्टली पेड जो इक्विटी शेयर उनका बायबैक नहीं हो सकता, तो जिन शेयर का बायबैक होगा वो फुली पेड होना चाहिए। बायबैक रिजर्व से हो रहा है तो, जबकि रिजर्व शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बेटा आपने आपने उनको बाहर करने के लिए 25 उनको 125 रुपये दे दिए ना आपने उनको, तो वो जो गए वो अपना प्रॉफिट लेके गए एक तरह से। हाँ सीआरआर का यूज बाद में बोनस शेयर में हो जाएगा। हाँ प्रीमियम को हम प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ऑन बायबैक इज ए लॉस, और लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, तो जब लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट ना कंपनी के पास भी नहीं रहेगा, तो उसको सीआर में भेजने की जरूरत भी नहीं है, प्रॉफिट तो लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। और कोई डाउट? मतलब देखो, वो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, लेकिन अब उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, अब उसको लाइबिलिटी एंड इक्विटी में लिखते हैं। बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट क्या हो गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कि ये पैसा किसका है? ऑनर का। पीएनएल भी किसका है? ऑनर का। शेयर की वैल्यू किसकी? ऑनर की, उसको इक्विटी मान लेते हैं, और लोन क्रेडिटर वो क्या हो गया? लाइबिलिटी। तो उसको एक तरह से हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, पर आजकल नए फॉर्मेट में उसको लाइबिलिटी साइड की जगह क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। यदि हमने उस प्रॉफिट को डेवलपमेंट में यूज किया, बेटा उस केस में क्या होता है जरा समझो बेटा, इनका डाउट समझ में, इनका डाउट मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कंपनी का बैलेंस शीट है, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 7 लाख रुपीज, ये प्रॉफिट कंपनी के बैंक में रखा हुआ है ना। यदि कंपनी ने ये जो प्रॉफिट है 7 लाख रुपीज,
इस प्रॉफिट से मान लो कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली 5 लाख की, तो ये कितना बचा? 2 लाख। अब कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट तो आपने आपके हिसाब से कहां लगा दिया? एक्सपांशन में। तो क्योंकि 7 लाख के प्रॉफिट में से 5 लाख का प्रॉफिट एक्सपांशन में यूज हो चुका है। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट जो है 7 लाख रुपीज का, इसमें से 5 लाख का प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो चुका है और 2 लाख रुपीज अभी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो एज पर कंपनीज एक्ट तो आपके पास अभी भी 7 लाख का प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। आप डिविडेंड बांट सकते हो, जमीन बेच दो। आपने जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदी वो अपनी मर्जी से खरीदी ना, तो मर्जी से बेच भी। फिक्स्ड एसेट खरीदना यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो बेचना भी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। पर अब कंपनी ने प्रैक्टिकली तो क्या किया? 5 लाख का प्रॉफिट कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली तो वो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन लीगली अवेलेबल है। 7 लाख का पूरा प्रॉफिट लीगली तो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, पर प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। क्या समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली और लीगली। प्रैक्टिकली तो आप इससे मतलब लीगली तो आप इससे 7 लाख का डिविडेंड बांट सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप डिविडेंड बांट सकते हो मैक्सिमम 2 लाख। तो आपको बैलेंस शीट को प्रैक्टिकल करने के लिए आप क्या करो? 5 लाख का प्रॉफिट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है उसको पीएनएल से निकालकर जनरल रिजर्व में डाल दो। इससे ये पता पड़ता है कि अब डिविडेंड के लिए दुनिया को क्या दिखाएंगे कि भाई ये प्रॉफिट अब डिविडेंड के लिए एकदम फ्री है और ये प्रॉफिट जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। और जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांटना एक सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है। कंपनीज एक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी फ्रीजर की कैटेगरी में आता है, लेकिन इससे भी डिविडेंड बांटना अलाउड है। पर इससे कंपनी कितना डिविडेंड बांट सकती है, कब बांट सकती है, कैसे बांट सकती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम पढ़ेंगे। इसलिए बनता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इसलिए बनता है, जैसे टाइम हो गया मेरे पास, 1 मिनट ऊपर हो गया। अभी आप पूरे पार्टनरशिप पढ़ लिया आपने, 12th में पार्टनरशिप पढ़ा, वहां पर भी जनरल रिजर्व होता था, पर आपको ये पता नहीं होता कि वो जनरल रिजर्व बना क्यों। वो रिजर्व बना क्यों, वो इसलिए बनता था, वो मैं आपको चलो कल बताऊंगा। तो वो यदि फर्म ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट पार्टनर घर ले जाएंगे। पर भाई घर ले जाने से रोकना है कि मत घर ले जाओ, इससे मशीन खरीद लो, इससे जमीन खरीद लो, इस प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। तो प्रॉफिट पार्टनर के बिल की बजाय कहां डाल देंगे? जनरल रिजर्व में। और जब वो जमीन बिकेगी